हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो विज्ञान है, क्लास 10 की जो साइंस है, उसका चैप्टर नंबर 1 2023 बोर्ड के लिए नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको डिटेल में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसका निचोड़ लेके आए हैं। सारा एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे और एनसीईआरटी जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे। लेकिन बच्चों, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछले 10-15 साल में, वो सारे प्रश्न होंगे। तो इसके बाद वाले वो वीडियो भी ज़रूर देखना, और इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी करा के मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बच्चों, नया सत्र चल रहा है, पढ़ाई ज़रूर शुरू से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। अगर बेटा बात की जाए अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अभिक्रिया से पहले ना, जो अभिक्रिया जब भी होती है कुछ परिवर्तन होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होता है, तभी जाके हमें एक चीज़ मिल पाती है। सो जो परिवर्तन बेटा होता है ना, वो दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, भौतिक परिवर्तन आप कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे आपके पास बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ से आपका पानी बन गया और पानी से फिर आप बर्फ़ बना सकते हो। तो बर्फ़ से पानी बनाने के लिए आपने गर्म किया, और जैसे ही पानी बना फिर आपने उसको ठंडा किया, आपका फिर से बर्फ बन गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आया, दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में हम आ सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में नहीं आ सकते, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे दूध से आपने दही बना दिया, तो अब दही से आप दूध नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। सो बेटा आप इसे लिखते भी रहना, ठीक है, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे प्रॉपर। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके जब एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जो पदार्थ हम लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे मैंने ये एक गिलास में ले लिया पानी, ठीक है, ये मेरे इसके अंदर क्या है बेटा, पानी है, और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नमक है, ये मेरा क्या है बेटा, नमक है। मैं आपको समझा रहा हूँ बस। और उसके बाद इधर क्या बना, जो पानी है, पानी के अंदर नमक का घोल मिश्रित हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पानी है और ये जो नमक है, ये हमारे अभिकारक हैं। क्या बेटा, अभिकारक। जो चीज़ हम लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो बनता है अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। तो ये जो हमारा पानी के अंदर नमक का घोल है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, उत्पाद होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बेटा आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये चीज़ आ गई समझ में, है ना। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या लिया बेटा, कि उदाहरण लिया है हमने, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जल बनाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर क्या बनाता है, पानी का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। सो देखो, ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मोल है, और ये मेरा ऑक्सीजन का 1 मोल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी क्या है बेटा, हमारे अभिकारक हैं। और ये अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या दे रहा है, पानी दे रहा है, H2O दे रहा है। आई बस समझ में? तो ये H2O यानी कि जल, ये हमारा उत्पाद है, और ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन, ये हमारे अभिकारक हैं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होता है 2H2O, H2 + O2 2H2, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। वो बदलाव क्या क्या होते हैं बच्चों,
देखो रंग में परिवर्तन होगा। स्टार्टिंग में आपने जो अभिकारक लिया था उसके बाद जो उत्पाद बना उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन जरूर होगा। फिर अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या पता जो पहली अवस्था में वो सॉलिड था दूसरी अवस्था में अभिक्रिया के पश्चात वो द्रव बन जाए, ठीक है, गैस बन जाए। तो अवस्था में जरूर परिवर्तन होता है। अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो अवस्था में जरूर परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है। क्या पता वो जो उत्पाद बना है, ठीक है, उसका जो तापमान है या तो बढ़ा हो या फिर घटा हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। और क्या होगा? गैस का उत्सर्जन हो सकता है। क्या पता गैस निर्माण हो। कई अभिक्रिया हम करेंगे, आप फ्यूचर में अभी पढ़ेंगे, जिसमें कभी हाइड्रोजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो गैस भी कभी कभी निकलती है। तो ये चीज़ होती है। रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। और ये सारे परिवर्तन हमारे रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया? एक एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है बेटा? हम रासायनिक जो हम पढ़ रहे हैं परिवर्तन, वो हमारे दैनिक जीवन में भी है। जो साइंस है ना बेटा, हमारे डेली लाइफ में भरा पड़ा है। जैसे अगर हम बात करें दैनिक जीवन में भोजन का पाचन, आप खाना लेते हो, इतना बड़ा बड़ा है ना, रोटी ले लिया, उसके साथ आलू मिक्स करके डाल दिया, खा लिया। लेकिन जब सुबह जाते हो तो कुछ और ही मटेरियल निकलता है, खाते हैं तो कुछ और होता है, निकलता कुछ और है ना। तो ये कहाँ से हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन से हुआ। तो भोजन का पाचन, फिर श्वसन भी, ठीक है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सांस लेते हैं ठंडी हवा, लेकिन जब छोड़ते हैं तो गर्माहट, उसमें हवा में थोड़ी सी गर्माहट होती है, ठीक है। तो ऊष्मा निकलती है, परिवर्तन बताया था, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहा रख दोगे पड़े पड़े वो उस पर जंग लग जाता है, भूरे भूरी परत जल जाती है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, संचारण टॉपिक आएगा आगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद दही का बनना, अभी दही का भी एग्जाम्पल दिया था। आजकल गर्मी का सीज़न है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी है बहुत, तो गर्मी में लोग दही बहुत खाते हैं। दूध का दही बना के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, ये गिलास में पानी है और ये जो नमक है, तो नमक और पानी हमारे अभिकारक थे। जो नमक में पानी हमने घोल दिया, वो जो उत्पाद बना, नमक का घोल, पानी का घोल, तो वो उत्पाद है हमारा। तो उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में के पश्चात होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। और वही हमने लिया था यहाँ पर, देखो बेटा, हमने क्या लिया था? H2 लिया था और ऑक्सीजन लिया था, और हमें क्या मिला था? H2O मिला था। तो ये जो H2 और O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मेरे अभिकारक हैं, ठीक है बेटा। और ये जो पानी बना, जल बना, ये मेरा उत्पाद है। आई बात समझ में कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं बेटो? ये चीज आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, 1-2 वीडियो बना रखी है, जिसमें लाखों व्यूज़ हैं और वो आधे घंटे की है, ठीक है। तो डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसके लिंक्स मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी फिलहाल सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन एक पूरा टॉपिक अलग से बना रखा है उस वीडियो का, जिसका भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर देखना, प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है ना बेटा? जैसे मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन। तो जब किसी नाम की चीज़ों को हम प्रतीक से प्रदर्शित कर दें, जैसे हाइड्रोजन को हमने H से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं, तो जब अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जब रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है ना, अभिकारक और उत्पाद जो भी बने हैं, जो भी हैं हमारे पास, उनको जब हम उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बेटा। सो देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों या परिणामी पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम में हर साल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है बेटा, ये मैं वैसे क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम, ये मेरा मैग्नीशियम है, ये मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये उसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये शब्दों में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है। तो जब शब्दों को हम उनके प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, ठीक है, उसके बाद और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और हाइड्रोजन का H2। तो जब अभिक्रिया को उनके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में हमने व्यक्त किया है, तो ये जो समीकरण है मेरा Mg प्लस 2HCl, तीर का निशान, MgCl2 प्लस H2, तो ये जो समीकरण है बेटा, ये मेरा क्या है, ये मेरी रासायनिक समीकरण है। इसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं जब हम शाब्दिक चीज को प्रतीकों अथवा सूत्र के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा बच्चों। टिप्स ये है कि बेटा आपको ना जो परमाणु क्रमांक है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और H से वर्जित करते हैं, हीलियम का 2 होता है, ठीक है, He से वर्जित करते हैं, लिथियम का Li होता है, 3 होता है परमाणु क्रमांक। इस तरीके से कम से कम 30 तक याद करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 30 तक याद करना पड़ेगा। और अगर आप का 5वां चैप्टर जो है ना वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना उसका टेबल बना के आपको दे दूंगा, और उसको आप अच्छे से याद करके लिख के दीवारों पे चिपका देना। और उसका यूज़ आपके 3रे चैप्टर में है, 5वें चैप्टर में है, ठीक है ना। परमाणु विन्यास निकालने के लिए बोलेगा, तो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने के लिए आएगा। तो अगर हमें परमाणु क्रमांक और प्रतीक वगैरह ये सब पता नहीं होंगे ना, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर बेटा कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक तक आपको याद करना है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन 30 तक कर लेना कम से कम। अब बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, इस पर हम पहले बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण जब होता है, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है ना, इधर अभिकारक है हमारा और उधर हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक में जो, जैसे हाइड्रोजन इधर है, इधर अगर हाइड्रोजन के 2 मोल है तो उधर भी 2 मोल होने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ संतुलित क्या होता है, ये हमारा क्या है बेटा, अभिकारक है, ये मेरा क्या है बेटा, अभिकारक है, ठीक। और ये मेरा क्या है, ये मेरा उत्पाद है, ठीक। सो देखो संतुलित क्या होता है ना, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी वो संतुलित होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद में भाग लेने वाले जब दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तभी उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है बेटा। उदाहरण देखते हैं, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा उत्पाद है। देखो बेटा मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ठीक है। देखो यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, कितना है क्लोरीन, 2 है, क्योंकि सामने 2 लगा है। और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2 है, संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन उस तरफ 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। तो जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है, यानी कि संतुलित है, ठीक है बेटा, यानी कि संतुलित है। देखो मैग्नीशियम बाईं तरफ 1 था,
दाईं तरफ भी एक था। हाइड्रोजन बाईं तरफ 2 था, दाईं तरफ भी 2 था। क्लोरीन बाईं तरफ 2 था, दाईं तरफ भी 2 था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, तो संतुलित है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया संतुलित राशि समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आ सकता है। और आपको समीकरण दिया होगा असंतुलित, आपको संतुलित करने के लिए बोलेगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है और वो भी हम पढ़ेंगे अभी। ये देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो ये नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही नष्ट। ठीक है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस परिवर्तन कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। और हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित बनाए रखने के लिए ये चीज़ करनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो उसी नियम को बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित का उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को आई थिंक ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ढांचा समीकरण। अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है ना, तो उसे हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, Mg + O और यहाँ मैंने लिख दिया 2MgO, तो ये संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम सामने 2 है, मतलब पूरे में 2 से गुणा हुआ है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और इसको हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। आई बेटा बात समझ में। तो संतुलित कैसे करेंगे, अभी संतुलित करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ही हम करेंगे। लेकिन बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं संतुलित समीकरण के लिए आधे घंटे की अलग से वीडियो बनाई है, टॉपिक अलग से। तो ये तो देखो ही देखो, अभी सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पिछले 10 साल 15 साल के सारे क्वेश्चन को उठा के मैंने सॉल्व करा है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, मैं दे दूंगा। 2 वीडियो बनाए हैं आधे घंटे की। ठीक है, सो कैसे संतुलित करते हैं आपको दिखाऊंगा। ये टॉपिक आ गया हमारा। ठीक है, क्या टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वो तो जो था ना वो बेटा चुटके में हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन ये देखो, क्या करना है ना, यहाँ Mg कितना है, 2 है, इधर Mg 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो बस 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। फिनिश हो गया, हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई, ये संतुलित हो गया। इधर 2Mg, इधर 2Mg, इधर 2O, इधर 2O, हो गया संतुलित। अब वही है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने और ये इंपॉर्टेंट भी और बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया है। अब पहले देखो बेटा, इधर Fe कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, और उधर कितना है, यहाँ देखो बेटा 3। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। चलो ठीक है, ओके। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है। तो आपको दिख रहा है इधर और उधर डिसबैलेंस है, संतुलित नहीं है। इधर एक Fe है, उधर 3 Fe है। अगर एक भी मामला इधर से उधर हो गया तो वो संतुलित कहाँ रहा, संतुलित तो हुआ नहीं वो। अब इसे संतुलित करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैसे करेंगे देखो बेटा। सो देखो
ये 3 है ना, इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे हम, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। Fe संतुलित, 3 दोनों तरफ हो गया 3। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन तो 4 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना बन गया, 4 दूनी 8 बन गया। हाइड्रोजन कितना बन गया, 4 दूनी 8। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। आप बताइए, हो गया संतुलित, हो गया संतुलित। इधर 3 Fe, इधर 3 Fe, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 8 और इधर भी हाइड्रोजन 8। आ गया बेटा संतुलित करना। ये जो संतुलित करना है ना बेटा, ये आपको टाइम के साथ मिलेगा। जितने क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, अपना दिमाग के घोड़े जितने ज़्यादा दौड़ाओगे, जितने क्वेश्चन खुद बनाओगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा सीखने की बारी है वो आपके प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, आपके सोचने की क्षमता से आएगी। तो बेटा मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी चीज़ को इस वीडियो में ले लेता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती फालतू में। जो चीज़ हमने पहले ही अलग से करा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर देखना प्लीज़। तो ये आशा करता हूँ ये आपको आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। मैग्नीशियम, अरे भाई Fe क्यों लिख दिया इसने। देखो इस तरफ क्या है बेटा, Mg है और ऑक्सीजन है। Mg इस तरफ 1 है और इधर भी 1 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2 है और इस तरफ 1 है। तो संतुलित नहीं है ये रासायनिक समीकरण। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, संतुलित बनाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, इधर ऑक्सीजन करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी तो मेरा 2 हो गया। मैग्नीशियम तो मुझे 1 चाहिए था बेटा, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर भी 2 से गुणा कर दो। तो ये भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। खल्लास, सिंबल, आराम से हो गया। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना बेटा, हो जाएंगे सारे। अगला क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैं, एनसीईआरटी के लिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ठीक है, जो बॉक्स का क्वेश्चन है वो भी मैंने लिया है, पढ़ाते पढ़ाते वो भी कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जो एक रिबन होती है, ये मैग्नीशियम रिबन है आपकी। ठीक है, ये आपकी मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, ये रिबन जो होती है जलाने से पहले उसको साफ करते हैं, ये घस घस के। तो ये साफ क्यों किया जाता है। सो देखो बेटा, इसका रीज़न क्या है। जो मैग्नीशियम धातु होती है, सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखो वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जैसे ही बाहर आता है ना वायु के संपर्क में, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसकी ऊपरी सतह पर जमा रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको वायु में जलाने से पहले इसे साफ कर लिया जाता है। ठीक है, रेगमाल या फिर पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन से सहयोग आसानी से सहयोग कर सके। ठीक है, ये एक रीजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सो देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये शाब्दिक रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, शब्दों में लिखा हुआ है। इसको हमें शब्दों से पहले सूत्रों में बनाना है, समीकरण बनाना है, उसके बाद संतुलित करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो बेटा, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं क्या, H नॉर्मल। ठीक है, और क्लोरीन को लिखते हैं हम Cl। ठीक है, सो
ये चीज़ क्या है ना, परमाणु का बनना, ये अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन के 2 मोल क्यों लिए हैं, सो यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आपको बड़ी दूसरे तीसरे चैप्टर में आपको और पता लगेगा। मैं फिर एक बता देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो पहले कक्षक में 1 आता है, ठीक है। ये जो कक्षक होते हैं बेटा, प्रथम कक्षक, द्वितीय कक्षक, तृतीय कक्षक, इसको भरने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n², ठीक है। सो प्रथम कक्षक में अधिकतम कितने आ सकते हैं, n की जगह पे 1 रख दो, 2 आ सकते हैं। द्वितीय कक्षक में 8 आ सकते हैं अधिकतम, 3 3 9 3 18। तृतीय कक्षक में 18 आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन 1 होता है। तो सबसे कम, देखो हर एक इंसान क्या चाहता है कि वो अमीर बन जाए, उसे कुछ भी काम करना ना पड़े। सोचते हो ना, मैं भी यही सोचता हूँ यार, मैं भी यही सोचता हूँ यार, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, साला मैं सो जाता आराम से, बस बैठे बैठे मौज करता। तुम भी यही सोचते होगे, सभी यही सोचते हैं यार, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, दुनिया का दस्तूर है ये जो हाइड्रोजन है ना बेचारा, ये भी यही सोचता है कि मेरे बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए। तो उसके बाहरी कक्ष में 1 है, तो उसे और कितने चाहिए, और 1 चाहिए। तब 1 और 1, देखो 1 और 1 आपस में साझेदारी करेंगे, भैया तू दे, मैं दे भी रहा हूँ, तुझसे ले भी रहा हूँ। तो 1 की साझेदारी करेगा तो ये बना देगा H2, ठीक है। तभी H के 2 मोल लिए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बोला है लेकिन लिया है H2। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अष्टक, दूसरा वाला सबसे बड़ा क्या होता है 8, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो 8 पूरे करने के लिए इससे 1 चाहिए, तो क्या करेगा, तो इस 1 चाहिए होगा, तो 1 चाहिए क्लोरीन, ठीक है। 7 होते हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक साझेदारी कर लेगा। तो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए वजह से क्लोरीन के भी 2 मोल लिए गए। तो यही एकमात्र का कारण है। तो ये चीज़ मैं बड़े आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ HCl आएगा, 2 नहीं आएगा उसमें। यहाँ पे तो 2 बाद में लगाया है क्योंकि ये आंसर है आपका पूरा, ये पूरा आपका आंसर है। तो स्टार्टिंग में आपके पास 2H2 Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl था। अब इसको संतुलित करना है, तो हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ 1 है, 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही 2 से गुणा किया, ये 2 बन गया और ये भी 2 बन गया, और हम मुझे 2 चाहिए भी था। इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया संतुलित, ठीक है बेटा, आराम से संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वही क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, फिर है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बेटा बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 3, ठीक है। और बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। संतुलित कर दिया है इसको। फिर देखो यहाँ पर सोडियम है Na, जल यानी कि पानी H2O, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और फिर हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है। और फिर इसको संतुलित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ये जो भी मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, ये आपके NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस होता है, सांद्र, ठीक है, ये भी लिखना है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, ये भी एक्वस सोल्यूशन होता है, सांद्र करके सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वस होता है, ठीक है, का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील, देखो तीर नीचे है, मतलब एक पदार्थ बनेगा जो पानी में बैठ जाएगा, इसलिए नीचे तीर है। अगर कोई गैस बनता तो तीर ऊपर के नहीं और होता, वो गैस हवा में उड़ जा रहा है, ठीक है। बेरियम सल्फेट BaSO4 अवक्षेप बनाते, और अवक्षेप का सिंबल यही है, ये वाला चित्र के साथ बनाने के लिए बोला।
सॉरी गाइस, पढ़ाते पढ़ाते ये कैमरा बंद हो गया था। आधे घंटे में ये बंद हो जाता हर आधे घंटे में, है ना, तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वा सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन हाइड्रोक्लोरिक HCl एक्वा सोल्यूशन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl तथा जल यानी कि लिक्विड L बनाता है। ये आपको लिखना था, आराम से हो गया। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो हम पढ़ रहे थे ना, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कितने प्रकार हैं। तो देखो बेटा, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये सब हम पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। संचारण, विकृतनीयता, अपोपचय अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, ये सब पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया से। तो संयोजन नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब क्या है बेटा, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। सो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, ठीक है। देखो, जो अभिकारक होगा दो या दो से ज़्यादा होगा, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो सिंगल उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। आई बात समझ में। संयोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनता है वो एक ही बनता है, ठीक है। सो जैसे देखिए, हमने क्या लिया, सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, उसको मिलाया, सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं, या फिर वही इजी वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि Mg+O2 तीर का निशान 2MgO, ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण। सो देखो बच्चों, मैं आपको चीज़ बताना चाहूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना संयोजन अभिक्रिया लिखो, तो आपको सिर्फ परिभाषा नहीं लिखनी है, ये समीकरण भी लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ परिभाषा लिखोगे 2 नंबर का आएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप ये परिभाषा छोड़ दोगे तो। परिभाषा के साथ साथ सूत्र, समीकरण, चित्र बन रहे तो चित्र, सब इम्पोर्टेंट है। वो बनाने के वो लिखना ही है, चाहे आपसे पूछे या ना पूछे, चाहे आपसे बोले या ना बोले, आपको ये करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आशा करता हूँ संयोजन समझ गए। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या होता है, वियोजन। तो जो दूसरी वीडियो में बता सकता हूँ कि संयोजन वियोजन में क्या अभिक्रिया में क्या अंतर है, तो ये चीज़ भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। मतलब एक ही चीज होगी, वो कई सारे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। मतलब एक बड़ा पत्थर है, यूं चोट मारा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये है वियोजन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है बेटा, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास एक चीज़ है, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में बट जाएगी। और संयोजन क्या होता था कि हमारे पास अभिकारक दो या दो से ज़्यादा होते थे, उत्पाद एक आता था। इसमें अभिकारक एक होता है, उत्पाद कई सारे बनते हैं, उल्टा एक दूसरे के। तो वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, एक है बेटा ऊष्मीय वियोजन और एक है बेटा विद्युत वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है ना, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने के बाद वियोजन की अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और विद्युत वियोजन नाम से ही पता चल रहा है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत देने पर संपन्न होती है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन विद्युत वियोजन के लिए जो अभिकारक होना चाहिए ना, वो जलीय अवस्था में होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। पहला वाला ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा एकदम, ठीक है। उसमें हम ऊष्मा देंगे
तब जाके चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जैसे मेरे पास उदाहरण ज़रूर याद करना है। ये मैंने लिया पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हमने क्या दिया, ऊष्मा दिया, तो अपघटन की अभिक्रिया संपन्न होगी। तो एक चीज़ था, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। देखो अभिकारक मेरा एक ही था, उत्पाद मेरे दो बने। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विद्युत वियोजन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत वियोजन के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है। वो तो या तो गलित अवस्था में होगा या जलीय अवस्था में होगा, का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सब कुछ वही है, बस विद्युत लग जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड है NaCl, हमने इस पर विद्युत दी तो अब वियोजन होना शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस होती है, वो हवा में उड़ जाएगी, तीन कंडीशन ऊपर लगा पड़ा है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। आगे बात करते हैं नंबर 3 पर बेटा, विस्थापन या जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो क्या होता है, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सो क्या होता है ना, तुम्हारा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्कूल है, लाइन लगा के बच्चे बैठते हैं, तो एक बच्चा बैठ गया, ठीक है, वो कमज़ोर है, दूसरा बंदा है जो थोड़ा हट्टा कट्टा है, वो आएगा, अरे हट मैं बैठूँगा यहाँ पर, बैठ जाता है वो वहाँ पर। कारण क्या है, क्योंकि वो ताकतवर है और ताकतवर हमेशा कमज़ोर पर अपना ताकत इस्तेमाल करता है, जो कि गलत है, बट ये प्रकृति की नियम है। और यही चीज़ ये लोग भी करते हैं। ये लोग कैसे करते हैं, जो सक्रियता श्रेणी होता है, सक्रिय श्रेणी अभी आगे पढ़ाएंगे अभी दूसरे चैप्टर्स में, उसमें क्या होता है ना, उसकी क्रिया के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। तो जो ऊपर है, अगर कोई नीचे वाला है ना, तो उसको उसके वहाँ से हटाकर वो खुद वहाँ पे आ जाता है। तो यही फिर आ जाने पर प्रतिस्थापित करके वो खुद बैठ गया उसके स्थापन पर। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। गणित में भी पढ़ोगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, और गणित आपको पता ही है, मैंने सारा पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो बेटा, ये क्या है, आयरन है Fe, लोहा। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब ये Fe बेचारा क्या करेगा, बेचारा नहीं, बड़ा ताकतवर है ये। Fe क्या करेगा ना, ये यहाँ पे आएगा और इस बेचारे को हटा देगा, क्योंकि Fe ताकतवर है। वो इसको हटा के, देखो से कॉपर को हटा के Fe यहाँ पे आ गया इसकी जगह पर, तो ये क्या बन गया, FeSO4, और बेचारा कॉपर अलग रह गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। एक के स्थान पर दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होती है। ठीक है, उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन, तो इसमें दो एक वहाँ एक हो रहा था, अब इसमें दो देखो, जैसे उदाहरण से समझोगे, ये है BaCl2 और ये है Na2SO4। BaCl2 बोले तो बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक, तो ये क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ से क्या हुआ, Ba और SO4 ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, और ये जो बच गए थे ये एक साथ आ गए, ये देखो, तो प्रतिस्थापन हुआ, उभय प्रतिस्थापन, भाई तू जा मैं आ। ठीक है, तो वो क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों की आयनों
अथवा घटकों की अदला बदली, देखो अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये उदाहरण जरूर लिखना है। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, कह रहे किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उसका नाम और उसका सूत्र बताना है। तो ये जब कक्षा मैं 10 में था ना, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका सूत्र होता है CaO, रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, कह रहे हैं X की जो पदार्थ है उसके जल के साथ अभिक्रिया कराओ। ये मेरा CaO है, ठीक है। इसे मैंने पानी के साथ अभिक्रिया कराया तो मुझे क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना मिलेगा। ये मेरे पास क्या है, बिन बुझा हुआ चूना, उसमें मैंने पानी मिलाया तो मेरे को मिल जाएगा बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। हो गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो दो टाइप के होते हैं ऊर्जा प्रवाह के आधार पर। एक होता ऊष्मा शोषी, एक होता ऊष्मा क्षेपी। नाम से ही पता चलेगा। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखो बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है ना, ऊष्मा का शोषण, शोषी, क्षेपी मतलब बाहर निकालना। तो ऊष्मा शोषी क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है या अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण N2 + O2, आपको ऊष्मा इधर लगानी पड़ेगी अभिक्रिया में और फिर हमारा 2NO बनेगा। ठीक है, और एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है ऊष्मा, उसमें भी हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसमें भी हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। और रही बात ऊष्मा क्षेपी की, उसका उल्टा होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वही लिखा होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है या निकलती है। जैसे C + O2, CO2 और ऊष्मा निकलेगी। श्वसन की जो अभिक्रिया है, हम जो सांस लेते हैं, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो ठंडी हवा होती है, जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें गर्माहट होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो गर्माहट है यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन, ठीक है, ये उदाहरण में आप डाल दोगे। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अपउपचय अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। अपउपचय अभिक्रिया जानने से पहले बेटा आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अगर ये दो समझ गए आप उपचय भी समझ जाओगे झट से। सबसे पहले बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। ठीक है, कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और हाइड्रोजन का वियोजन होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कम होना क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी का उल्टा अपचयन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन अथवा हाइड्रोजन का संयोजन होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ठीक है, तो इसे आप कॉपी में लिख सकते हो। देखो आपके लिए मैंने प्रॉपर सिंपल नोट्स बनाया है, इससे सिंपल और कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लिख सकते हो या फिर ये जो पूरी PDF है इसकी मैं आपको आराम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बच्चे नोट्स बहुत कहते हैं ना, सो इस साल आपको नोट्स भी मिलेगा मस्त तरीके से, दोनों हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के, मैथ। अब हम बात करेंगे अपउपचय अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, अपउपचय अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है बेटा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपोपचय अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखा हुआ है हमने। देखो बेटा, ये आपके पास एक समीक, ये वाला बढ़िया है, ठीक है, ये वाला बढ़िया है। देखो यहाँ पर ये उदाहरण लिखना, नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला सही रहेगा। आप देखो बेटा, यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ बेटा Zn है, तो Zn O का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, ये अपचयन हो रहा है। और देखो यहाँ कार्बन बेचारा अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो किसे कहते हैं अपचय अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, तो मेन चीज है बेटा संचारण। सबसे पहला संचारण क्या होता है, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये बेटा मेरी साइकिल है, ठीक है, मेरी साइकिल है, मैंने बहुत दिन से बाहर फेंक दिया था, मतलब पड़ा हुआ था, देखो क्या हो गया, देख रहे हो क्या हो गया भाई, मेरी साइकिल नहीं है, किसी और की साइकिल है, फोटो खींच लिया मैंने उसके साइकिल से। सो ये क्या है ना, जब हम किसी पदार्थ को मेटल्स मतलब धातु को कई दिनों तक छोड़ देते हैं पड़ा हुआ नमी में, ठीक है, जहाँ पर नमी है, पानी है, ऑक्सीजन है, उससे अभिक्रिया करके ये भूरी भूरी परत जो बना लेता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं संचारण। ये जंग लगना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यही अभिक्रिया, इसे हम सब बोलते हैं संचारण अभिक्रिया। तो क्या होता है संचारण, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, पानी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब धातु संचारित हो जाती है, ठीक है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ जाना, तांबे पर हरी परत पड़ जाना, ये सब संचारण की अभिक्रिया है, ठीक है। तो संचारित कब कब होता है, नमी में, पानी में, वायु में, अम्ल में के साथ जब अभिक्रिया करता है, तभी उस पर रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं संचारण। तो लोहे पे जो जंग लगना है वो उसका उदाहरण हो गया। उसके बाद चांदी काली हो जाती है, वो भी संचारण का उदाहरण है। तांबे हरा हो जाता है, वो भी संचारण का एक उदाहरण है। तो आशा करता हूँ संचारण क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता। ये क्या होता है, जो खाने के पदार्थ तेल से या फैट से, वसा से बनाए जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो मस्त फ्रेंच फ्राइज है ना, क्यों, फ्रेंच फ्राइज देख के मुंह में लालच आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो तेल से बनाए जाते हैं, अगर तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, आज बनाया छोड़ दिया ऐसे खुले में, तो कल जब खाओगे, अभी तो ये मस्त क्रंची है, कल जाओगे तो ये लुल करेगा, है ना, उसमें कुछ खाओगे तो वो टेस्ट भी नहीं रहेगा जो टेस्ट तुम्हें कल आ रहा था, उसका जो क्रंची बने वो खत्म हो जाएगा, और कई दिनों तक रख दोगे तो उसमें से बदबू आने लगेगी, तो उससे फिर खा भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसका ये उपचयन हो जाता है। क्या होता है बेटा, इसका उपचयन हो जाता है। उपचयन बोले तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऐसा होता है। तो विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तुम कहते हो हम जो लेज है, कुरकुरे है, उसके पैकेट हम खरीदते हैं और पैकेट इतना बड़ा होता है, सर हमने 20 रुपये दिए थे, हमें बस हवा भर के दे दिया, है ना, चीज लेज इसमें इतना था, कुरकुरा इसमें इतना था, बाकी हवा भरा था। वो हवा मुंह से भरते नहीं है, वो जो हवा होती है बेटा वो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, इसको उपचयित होने से बचाता है। उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाता है। कभी कभी देखोगे दुकान में एक आध छेद जब हो जाते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, और जिसमें से हवा निकल जाती है उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो एकदम ढीला ढीला सा हो जाता है ना, खाने में भी अच्छा नहीं आता, बदबू भी मारता है, इसी कारण से, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया था। तो ऑक्सीजन से संपर्क में ना आए, उपचयित होने से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रवाहित करते हैं, और संचारण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
उसमें पेंट कर सकते हैं, तेल ये परत चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं। तो ऐसा करके हम उसे संचरण से बचा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। उपचायक क्या होते हैं बेटा? अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचयित कर देता है उपचायक कहलाता है। और अपचायक क्या होता है? अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करता है अपचायक कहलाता है। तो ये भी लिख सकते हो। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके एनसीईआरटी का, वो मैंने आपको सारा समझा दिया है एकदम मस्त तरीके से, आसानी से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। बहुत ही हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है। आप इससे अपना नोट्स भी ज़रूर बनाना बढ़िया करके। और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल की वीडियो में आ जाएगी, और उस वीडियो को कराने के बाद इसके लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। बेटा ये तो कॉन्सेप्ट बनाएगा, क्वेश्चन तभी आप वो कर पाओगे जब ये वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आएंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना। मैथ्स पहले ही पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और मैथ्स की नई वीडियो भी चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखना, शेयर करना मत भूलना।